हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे लेक्चर में। मैं हूं डॉक्टर शुभम बाला, फिजिक्स फैकल्टी इंस्पायर एकेडमी इंदौर। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। दोस्तों, इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हैं काइनेमेटिक्स में कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें भी हमने लास्ट उसमें पढ़ ली थी। क्लियर है? आज का जो लेक्चर है दोस्तों, उसमें हमें पढ़ना है कि काइनेमेटिक्स में इस चैप्टर में जितने ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। कई बार है ना, इस चैप्टर में से सिर्फ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछते हैं, इसीलिए मैंने ग्राफ बेस्ड टॉपिक को ऐसा रैंडमली ना लेते हुए एक साथ लेकर के मैं इस टॉपिक को आया हूं, दैट इज ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स। तो ध्यान से देखना दोस्तों। अब थोड़ी सी उम्मीद मैं आपसे करता हूं कि बेसिक मैथ्स में जब मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था, है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के दौरान भी जब मैंने ग्राफ का थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ाया था, तब आई होप कि आपने वहां पर चीज़ों को पढ़ लिया होगा और आपको याद होंगी, क्योंकि दोस्तों उन्हीं चीज़ों का एग्जैक्ट एप्लीकेशन हम यहां पर जो है लाने वाले हैं। क्लियर है? तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर भी फॉर सेक मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें एक बार रिमाइंड करवा देता हूं। यदि आपको नहीं याद आ रहा है तो फट से याद कर लो, ठीक है? तो फटाफट दोस्तों, ग्राफ बेसिकली क्या होता है? ग्राफ में हम दो वेरिएबल्स के बीच में, फंक्शन और डोमेन के बीच में रिलेशनशिप के तौर पर देखते हैं। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, है ना, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्राफ कैसा दिखता है ना, वो डिपेंड करता है कि उनके बीच में कैसा रिलेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ फिक्स्ड चीजें हैं, तो अपने काइनेमेटिक्स में जितनी चीजें हैं उनका ग्राफ में एक बार फिर आपको बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहला नंबर वन दोस्तों, सबसे पहला है लीनियर ग्राफ का, है ना। लीनियर ग्राफ आपको याद होना चाहिए, इक्वेशन उसका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे हम निकाला करते थे। और ये है अपना y, ये है x, है ना। तो लीनियर ग्राफ कुछ ऐसा बनता था। समझ में आती है बात? इसमें दोस्तों मैंने दो पॉइंट्स के बारे में बात की थी, एक तो स्लोप, ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों अपन ने बात की थी इंटरसेप्ट, है ना। स्लोप और इंटरसेप्ट दोस्तों, स्लोप क्या चीज है? स्लोप मैंने आपको बताया था कि किसी भी ग्राफ में यदि मैं किसी भी एक पॉइंट पर देख लूं, वो एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बना रहे हैं उस एंगल का टेन थीटा। क्लियर है? और यदि स्लोप कांस्टेंट नहीं है, इन केस इंस्टेंटेनियस स्लोप और एवरेज स्लोप, तो इंस्टेंटेनियस स्लोप जो है वो dx बाय dt होता था। अरे याद आया कि नहीं? और अभी मैं लीनियर ग्राफ की बात कर रहा हूं, तो यदि मैं यहां पर dy बाय dx, है ना, ध्यान से देखो, dy बाय dx, अरे हाँ या ना, ये y और x है ना, तो dy बाय dx ये स्लोप हुआ करता था, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्लोप, कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फॉर द वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू ऑफ x, उस पॉइंट पर स्लोप क्या है अपने कर्व का। क्या ये बात समझ में आता है आपको? वेरी नाइस। अब दोस्तों उसके बाद ये है कि इस इक्वेशन की बात करूं मैं, तो यहां पर स्लोप का वैल्यू कितना है दोस्तों? m। यदि मैं इसको y को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो सिर्फ m बचेगा, c तो कांस्टेंट है, वो बाहर चले जाएगा। फिर ये c क्या चीज है दोस्तों? यही इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट c मतलब क्या? कि कोई भी ग्राफ जो है वो y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करके जा रहा है, दैट पॉइंट इज इंटरसेप्ट। बेसिकली मैं आपको चीजें समझा चुका हूं। चलिए, फिर लीनियर ग्राफ अलग अलग टाइप का बन सकता है। स्लोप यदि नेगेटिव हो तो ग्राफ कैसा बन सकता है? एक्स वाई। स्लोप यदि नेगेटिव हो तो ग्राफ ऐसा बनेगा, जिसमें इंटरसेप्ट प्लस सी है और स्लोप जो है वो माइनस एम होगा। और भी तरीके से, इंटरसेप्ट यदि जीरो है तो ग्राफ कहां से क्रॉस करके जाएगा? ओरिजिन से क्रॉस करके जाएगा। क्या बात समझ में आती है? फिर यदि मान लो लीनियर ग्राफ में स्लोप कैसे कैलकुलेट करना है? टेन थीटा, एक्स एक्सिस से यदि लिया मैंने एंगल तो डायरेक्ट टेन थीटा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस से लिया तो माइनस टेन थीटा। ये भी मैं आपको बता चुका हूं स्लोप के बारे में। अरे हाँ या ना? तो यहां पर एक बात जो है लीनियर ग्राफ के बारे में हमने कुछ बेसिक बातें देख ली, और उस पर मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई आपको कि dy बाय dx जो है डिफरेंशियल या डेरिवेटिव, ये क्या होता है हमेशा दोस्तों? ग्राफ का स्लोप होता है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? ग्राफ का क्या होता है? स्लोप। फिर दूसरा ग्राफ जो अपने लिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों पैराबोला। कौन सा बोला दोस्तों? पैराबोला। कैसा? कटोरी जैसा। अरे याद आया कि नहीं याद? है ना, कटोरी जैसा। याद करो इक्वेशन पैराबोला का कैसा था? y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस सी। याद आया? है ना, कटोरी जैसा। अमीर गरीब वाला कॉन्सेप्ट, x है y है ना। तो यहां पर अमीर कौन है, गरीब कौन है? x पे स्क्वायर लगा तब जाके वो y से इक्वेट हो रहा है, तो बड़ा कौन है? y। तो कटोरी हमेशा बड़े की तरफ होता है, तो कटोरी विल लुक लाइक दिस।
इफ इंटरसेप्ट इज जीरो, और इंटरसेप्ट जीरो नहीं हुआ तो ग्राफ यहां से दिखेगा। समझ में आई बात? थोड़ा ऊपर से जाएगा इंटरसेप्ट, मतलब अपना ग्राफ वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर काट रहा है, दैट पॉइंट इज इंटरसेप्ट ओनली। ठीक है, तो ये पैराबोला का इक्वेशन है। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था, मान लो कभी इक्वेशन उल्टा हो गया, कि जैसे मान लो कि x इज इक्वल टू एम वाई स्क्वायर हो गया, तो यहां पर अमीर कौन हो जाएगा? x, तो कटोरी y की तरफ, या माइनस लगा दो तो माइनस x की तरफ कटोरी हो जाएगा। अरे हाँ या ना, अमीर कौन है? x, तो कटोरी x की तरफ, माइनस लगा हुआ है तो माइनस x की तरफ यार, वेरी सिंपल। यही चीजें मैं आपको बता चुका हूं। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफ कैसा भी दिख सकता है, कटोरी का आधा पार्ट भी हो सकता है, जैसे ग्राफ लेट से ऐसा है। तो मुझे बताओ क्या ये इस कटोरी का पार्ट है, ऐसा ऐसा जो दिखने वाला है? अरे हाँ या ना। फिर मेरे को बताओ कि यदि ग्राफ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ग्राफ यदि आपको लेट से ऐसा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या ये इस कटोरी का पार्ट है, उल्टी कटोरी? अरे हाँ या ना, बोलो मेरे को। तो मुझे बताओ कि ये y है, ये x है, तो अमीर कौन है? x या y? ऑब्वियसली कटोरी y की तरफ है, लेकिन माइनस y की तरफ है, तो क्या हो जाएगा मेरे को बताओ? अमीर माइनस, तो y शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस x का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? तो अमीर कौन है? y नहीं, माइनस y, तो कटोरी माइनस y की तरफ है। तो ग्राफ का आधा पार्ट देख के भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या बात समझ में आता है क्या? अरे क्लियर है आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से? बहुत बढ़िया है ना। तो देखो पैराबोला का ग्राफ अपन ये थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे। फिर दोस्तों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला होता है, फिर सर्कल वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। जस्ट मैंने आपको ये लीनियर ग्राफ और पैराबोला फिर से दोबारा बताने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि इस काइनेमेटिक्स चैप्टर में इन दोनों ग्राफ का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है ना। तो इसीलिए मैंने आपको दोबारा यहां पर ये दोनों चीजें फिर बता दी। चलिए तो अब दोस्तों थोड़ा सा दो चीजें और है ना, दो छोटी छोटी चीजें मैं हालांकि बता चुका हूं, बट फिर भी डिफरेंशिएशन मतलब क्या है ना, डिफरेंशिएशन, और यदि मैं बोलूं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करके मिलता तो डेरिवेटिव ही है ना, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल और डेरिवेटिव। मान लो कि y इज फंक्शन ऑफ x है ना, और इन दोनों का एक ग्राफ है अपने पास, इन दोनों का एक ग्राफ है, दैट इज y एंड इट इज x है ना। तो ऐसा कुछ ग्राफ अपने को दिख रहा है। तो डिफरेंशियल मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? डेरिवेटिव का मतलब हो जाएगा dy बाय dx। तो डेरिवेटिव दोस्तों हमें क्या बताता है? इट इज नथिंग बट स्लोप, और वो भी कौन सा? इंस्टेंटेनियस। एक पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ लो, उस पॉइंट पर मैं यहां पर एक टेंजेंट डाल दूं। समझ में आई बात? मतलब मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया फॉर सम वैल्यू ऑफ x की किसी वैल्यू के लिए मैंने यहां पर एक टेंजेंट डाल दिया। अब अपना जो टेंजेंट है दोस्तों, वो टेंजेंट अपना x एक्सिस से जो भी एंगल बना रहा है, दैट इज द स्लोप। मैं आपको ये स्लोप के बारे में भी बता चुका हूं। अरे समझ में आता है कि नहीं आता है? तो दैट इंस्टेंटेनियस स्लोप को एक दूसरा निकालने का तरीका भी है, उसके डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो तो यू विल गेट द इंस्टेंटेनियस स्लोप। क्लियर? एंड नेक्स्ट थिंग इज इंटीग्रेशन, है ना। दूसरी चीज जो है दोस्तों इंटीग्रेशन। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन का क्या मतलब है यार, है ना। इंटीग्रेशन, मेरी बात ध्यान से समझना दोस्तों, है ना। लेट्स से y is फंक्शन ऑफ x, क्लियर, एंड ग्राफ लुक लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। तो इफ वी आर इंटीग्रेटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, y को इंटीग्रेट कर रहे हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ x1 टू x2, तो फ्रॉम x1 टू x2, दैट मीन्स वी विल गेट एरिया अंडर द कर्व। समझ में आई बात? एरिया अंडर द कर्व मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। यदि x1 से लेकर के x2 तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, x1 लिमिट से लेकर x2 लिमिट तक के लिए y की सारी वैल्यूज का ऐड कर रहे हैं, देन वी विल गेट एरिया अंडर द कर्व। अब दोस्तों यहां पर एरिया अंडर द कर्व और ये डिफरेंशिएशन, ये जो है डेरिवेटिव जो है स्लोप और एरिया अंडर द कर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो व्हाई? आपको अभी जो है, अभी इस कंडीशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सबका मेरे हिसाब से डिटेल में आपको पता है ना, कि ये सब क्या है। तो मुझे बताओ, यदि मेरे को पोजीशन पता है पार्टिकल की, है ना, और मैं पोजीशन को देख करके पार्टिकल का वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो हाउ आई एम गोना डू इट? x को अपन क्या करेंगे? dx बाई dt, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। आपको मान लो x इन द फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन है, तो क्या करोगे? उसको टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दो, यू विल गेट v। डिफरेंशिएट कर दो, इट इज डेरिवेटिव मींस स्लोप। समझ में आया? मींस क्या? स्लोप। मतलब मैं यहां पर कंक्लूजन यदि लिखूं कि यदि लेट से वी आर टेकिंग xt कर्व, है ना, xt कर्व, तो xt कर्व का जो स्लोप होगा, दैट विल शो यू दी
वेलोसिटी। क्या करेगा दोस्तों? वेलोसिटी, वो भी कौन सा वाला? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने कहा x इन द फंक्शन ऑफ टाइम हमें गिवन है क्वेश्चन में, क्लियर है। और यदि मैंने उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया देन dx/dt हो जाता। dx/dt हमें पता है वेलोसिटी है, और ग्राफ के टर्म्स में कहा जाता है दैट इज स्लोप। सो वेलोसिटी इज नथिंग बट xt का, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कंक्लूजन मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, दैट कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दैट कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। xt कर्व का जो स्लोप होता है दोस्तों, xt कर्व का जो स्लोप होता है दैट रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आया क्या? xt कर्व का स्लोप, ध्यान से सुनना, xt कर्व को डिफरेंशिएट करने पे v आता है, और डेरिवेटिव मतलब उसका डेरिवेटिव निकालने पर हमें वेलोसिटी मिलता है। और डेरिवेटिव यदि मैं ग्राफिकल टर्म्स में बात करूं तो नथिंग बट स्लोप। द स्लोप ऑफ xt कर्व, लिसन केयरफुली एंड फिट इट इनटू योर माइंड। मैंने क्या बोला कि xt ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट स्लोप इज नथिंग बट द वेलोसिटी। वन विच वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आता है क्या? वेरी नाइस। अब दोस्तों अपने पास वेलोसिटी इन द फंक्शन ऑफ, वेलोसिटी इन द फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। हमको एक्सेलरेशन चाहिए तो dv/dt निकाल दो। dv/dt मतलब vt ग्राफ का स्लोप, है ना। अभी अपने पास क्या है? दूसरा वाला ग्राफ है। देखो यहां पर अपने पास क्या है? vt ग्राफ है ना। और vt ग्राफ का जो स्लोप होगा दोस्तों, vt ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये स्लोप हमें क्या बताता है? एक्सेलरेशन। ये हमें क्या बताता है दोस्तों? एक्सेलरेशन, है ना। vt ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है? एक्सेलरेशन। अब दोस्तों थोड़ा उल्टा रिवर्स करते हैं। मुझे बताओ, एक्सेलरेशन से v निकालना हूं तो a.dt का इंटीग्रेशन करें अपन t1 से लेकर के t2 तक, है ना। a.dt का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम t1 से लेकर t2 तक, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? dv, v1 से लेकर के v2 तक। ध्यान से सुनना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली, है ना। व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैंने a.dt को इंटीग्रेट करा t1 से लेकर t2 तक, है ना। तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा डिफरेंशिएट dv v1 से v2। dv v1 से v2 का मतलब क्या हुआ? मेरे को बताओ। dv का आ जाता है v, लिमिट पुट करेंगे अपन v1 से v2 तक, तो अपने को क्या मिलेगा? v2 माइनस v1। लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनना मेरी बात एक बार, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों को ये बात लास्ट तक नहीं समझ में आती है। मैं क्या कह रहा हूं, यदि मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्वेश्चंस पर आएंगे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खूब सारे करने हैं अपन को, अनेकता में एकता वाले क्वेश्चंस। क्योंकि क्वेश्चन में 7 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, तो पूरा चैप्टर मज़ा आ जाएगा, मक्खन हो जाएगा, क्रीम हो जाएगा बिल्कुल। समझ में आई बात? तो चीज़ों को समझो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेटमेंट बड़ा केयरफुली सुनना। यदि मैं एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं t1 से t2 तक, तो मुझे क्या मिलता है? चेंज इन वेलोसिटी, v2 माइनस v1। दोस्तों क्या मिलता है मुझे? चेंज इन वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आता है? मुझे क्या मिलता है दोस्तों? चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब ध्यान से सुनना, यदि अपन को एक्सेलरेशन टाइम गिवन हो, क्या दोस्तों, क्या गिवन हो? एक्सेलरेशन टाइम गिवन हो, है ना। एक्सेलरेशन टाइम गिवन हो, मान लो ऐसा एक्सेलरेशन है ना, और मैं एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम t1 से t2, है ना, t1 से t2, तो मेरे को बताओ कि इंटीग्रेशन का मतलब मैंने आपको समझाया है कि इंटीग्रेशन का मतलब दोस्तों कुछ और नहीं होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। क्या होता है दोस्तों? मतलब दिस एरिया। समझ में आई बात? एरिया अंडर द कर्व। और एरिया अंडर द कर्व ऑफ विच ग्राफ? AT ग्राफ। लिसन केयरफुली, एरिया अंडर द कर्व ऑफ AT ग्राफ, समझ में आएगी, विल रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी। मतलब ये जो एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट थिंग, अभी आपको v पता है ना, अभी आपको यहां पर दोस्तों v पता है, और v को से जब अपने को x निकालना है तो अपन क्या करेंगे? v.dt करेंगे तो अपने को x मिलेगा। अरे हाँ या ना? तो बेसिकली ये चीज ऐसे समझो कि यदि मैंने v को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया फ्रॉम t1 से t2, तो मुझे क्या मिलेगा? dx फ्रॉम x1 टू x2। गेटिंग माई पॉइंट? अरे हाँ या ना? और क्या ये आपको नहीं लगता सेम कहानी है कि अपन जब v को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम t1 टू t2 तो वी विल गेट चेंज इन पोजीशन, और इन शॉर्ट आई कैन से इट इज डिस्प्लेसमेंट।
समझ में आई बात? इट इज डिस्प्लेसमेंट। मतलब कंक्लूजन ये है कि इफ यू आर हैविंग अ ग्राफ ऑफ वी टी कर्व आपके पास है, वी और टी, समझ में आई बात, लाइक दिस, और यदि आप उसको T1 से लेकर के, यदि उसको आप T1 से लेकर के T2 तक को यदि आप इंटीग्रेट कर दो, तो जो एरिया अंडर द कर्व आएगा, दिस एरिया अंडर द कर्व, इट विल रिप्रेजेंट चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात है ना? चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। ये बात पता है कई लोग भूल जाते हैं, ये जो एरिया अंडर द कर्व होता है ना, ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट नहीं करता है। मेरी बात ध्यान सुनना, वेलोसिटी रिप्रेजेंट नहीं करता है, इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वेलोसिटी। सो लेट्स मेमोराइज, सुनना मेरी बात ध्यान से, dx बाई डी टी है ना, dx बाय dt है ना, dx बाय dt, xt रिलेशन हमें गिवन है, डिफरेंशिएट कर दो, डेरिवेटिव कर दो तो v आ जाता है ना। तो जब हम ग्राफ के फॉर्म में बात करें, यदि xt कर्व गिवन हो तो डिफरेंशियल मतलब उसका स्लोप, xt कर्व का स्लोप हमें v देता है। सुनना मेरी बात ध्यान से, xt कर्व, x और t पोजीशन टाइम कर्व का जो स्लोप है दोस्तों, वो हमें वेलोसिटी देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप टाइम पुट करोगे, यू विल गेट योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप हमें वो एक्सेलरेशन देता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? फिर उल्टा, एक्सेलरेशन को जब हम टाइम के साथ इंटीग्रेट करते हैं, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है, उल्टा आ जाओ, मतलब इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व मतलब इंटीग्रेशन, वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको चेंज इन पोजीशन देता है। समझ में आई बात? वीटी ग्राफ का स्लोप, सॉरी एक्सटी ग्राफ का स्लोप, सुनना मेरी बात एक बार, लास्ट टाइम अपन उसको कंक्लूड करते हैं। एक्सटी ग्राफ का स्लोप आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, वीटी ग्राफ का स्लोप आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको चेंज इन पोजीशन देगा। क्या बात समझ में आता है? आपको क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, वेरी नाइस। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें थी, ये मेरे को आपको बताना था कि यहाँ पर ग्राफ जो है कैसे काम करता है। क्या बात समझ में आता है? क्या आप इस चीज़ को लिखना चाहते हो तो आप लिख लो, मुझे कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। सो अल्टीमेट कंक्लूजन अपने को क्या मिलता है? एक्सटी कर्व का जो स्लोप है ना, वो हमें देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर वीटी कर्व का जो स्लोप है वो हमें देता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गई ऐसा। फिर दूसरा, अपन यदि एटी ग्राफ का, यदि अपन एरिया अंडर द कर्व निकालें तो हमें चेंज इन वेलोसिटी देगा, और यदि वीटी ग्राफ का अपन एरिया अंडर द कर्व निकालें तो हमको चेंज इन पोजीशन देगा, और इन शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट देगा। चेंज इन पोजीशन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ओनली। क्लियर है? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या समझ में आता है? वेरी नाइस। सो इट इज आवर कंक्लूजन। तो मेरे हिसाब से अब हम क्वेश्चंस करने लायक हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करने लायक नहीं हुए हैं अभी, कुछ चीजें जो हैं अपन को अभी समझना है और डिटेल में समझो। हाँ, आओ फटाफट। ग्राफ को ऐसे पढ़ना है ताकि दोबारा कभी अपने को जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो ग्राफ में। क्लियर है? आओ जरा इस चीज को समझते हैं, बारी बारी से अपन सारे ग्राफ बनाते हैं ना, बारी से सारे ग्राफ बनाते हैं, आप चीजें समझ जाओगे। सबसे पहले हम जो है एक्सटी ग्राफ की बात करेंगे, दोस्तों, है ना, अलग अलग सिचुएशन में। सबसे पहला सिचुएशन जो है, लेट से सबसे पहला सिचुएशन जो है, पार्टिकल इज एट रेस्ट। समझ में आई बात? पार्टिकल इज एट रेस्ट। अबे पार्टिकल यदि रेस्ट पे है तो मुझे बताओ एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा यार? पोजीशन जो है रेस्ट पर है, पोजीशन चेंज है तो पोजीशन विल रिमेन कांस्टेंट फॉर एनी टाइम। क्लियर है? बहुत सिंपल, कुछ था ही नहीं। दूसरा मेरी बात समझना, पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स व्हाट? मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट हियर। समझ में आई बात? अच्छा मुझे बताओ, मेरे को यहां पर ड्रॉ करना है, ध्यान से सुनना। हाँ, यहां पर मुझे ड्रॉ करना है एक्सटी ग्राफ फॉर दिस कंडीशन मीन्स जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो फॉर टू ड्रॉ एनी ग्राफ वी हैव टू हैव सम इक्वेशन और रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी, टू वेरिएबल्स। हमको इन दोनों के बीच में जो है एक रिलेशन चाहिए, तभी तो हम एक ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे।
तो हमें एक रिलेशन यहाँ पर बनाना है दोस्तों। अब मुझे बताओ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन की बात चल रही है। यूनिफॉर्म मोशन में मुझे बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है? अ सिंगल इक्वेशन विच इज वैलिड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अरे हाँ या ना, समझ में आता है कि नहीं? तो बात अपन को सीधे सीधे समझ में आ गई कि दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो डिस्टेंस और पोजीशन है ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v इंटू टी। क्या बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, पोजीशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। अरे क्लियर है कि नहीं? यदि पार्टिकल जीरो से चालू होता है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पोजीशन, है ना। सो x इज इक्वल टू वी टी। तो क्या आपको ये y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा नहीं लग रहा है? y इज x एंड x जो यहाँ पर है दैट इज t। समझ में आई बात? तो x और t के बीच में जो रिलेशन बनेगा दैट विल बी ऑफ स्ट्रेट लाइन दोस्तों। कैसा बनेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और इस xt ग्राफ कैसा ग्राफ है दोस्तों? xt ग्राफ। और आपको याद होना चाहिए कि xt ग्राफ का जो स्लोप होता है, मतलब यदि मैं यहाँ एंगल निकालूं तो ये जो स्लोप इज नथिंग बट m मतलब v, तो स्लोप इज नथिंग बट इट इज स्लोप ओनली, मतलब वेलोसिटी। समझ में आई बात? तो xt कर्व का जो स्लोप है दोस्तों, xt कर्व का जो स्लोप है दैट स्लोप इज नथिंग बट वेलोसिटी। समझ में आई बात? तो यदि मान लो यूनिफॉर्म मोशन है देन xt कर्व आपको कैसा बनेगा दोस्तों? स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्लोप। अरे होना भी चाहिए, xt कर्व का जो स्लोप है वो वेलोसिटी है और वेलोसिटी तो कांस्टेंट है अपने सिचुएशन में, देन स्लोप मस्ट बी कांस्टेंट, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बात समझ में आता है आपको? वेरी नाइस। अब दोस्तों नेक्स्ट जो कंडीशन अपन देख रहे हैं दैट कंडीशन इज, थर्ड कंडीशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या दोस्तों? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। समझ में आई बात? क्या है दोस्तों? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मुझे ग्राफ बनाना है। किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है दोस्तों? मुझे xt कर्व बनाना है इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो बताओ कैसा ग्राफ बनना चाहिए? डू यू हैव एनी रिलेशन बिटवीन x एंड t इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? डू यू हैव इक्वेशंस ऑफ मोशन? इक्वेशन ऑफ मोशन दोस्तों इन्हीं के बीच में तो रिलेशन बताता है। तो बताओ क्या हमें इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है? x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो लेट से इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, और अभी हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं दोस्तों? क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सो x इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। समझ में आई बात? और मुझे बताओ x इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, क्या आपको x इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसमें? अरे हाँ या ना? सो दैट y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। समझ में आता है? y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, दैट एम एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट पैराबोला। क्लियर है? तो पैराबोला इक्वेशन, अभी देखो बड़ा कौन है? x बड़ा है, t बड़ा है। t पे स्क्वायर करके x मिला तो x बड़ा है, तो किसकी तरफ आएगा? कटोरा x की तरफ खुलाएगा, तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। समझ में आता है क्या? मुझे बताओ ग्राफ यदि कभी ऐसा दिखने लग जाए इसका मतलब क्या? ध्यान से सुनो सुनो सुनो। xt ग्राफ कभी आपको ऐसा दिख गया तो बताओ ये क्या है? अरे यार xt कर्व यार यदि ऐसा है तो तुम्हें नहीं लगता कि ये बिल्कुल पैराबोला ही है? कुछ और है ही नहीं, ये पैराबोला है। देखो उल्टा पैराबोला है इस बार। तो इस बार xt कर्व समथिंग लुक लाइक दिस, कि इस बार बड़ा अभी भी अमीर x है बट माइनस x अमीर है, तो माइनस एक्स टी स्क्वायर, सो x इज प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर। और ऐसा कब होगा? जब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव और इट इज डिसेलरेशन और रिटार्डिंग कंडीशन है। समझ में आई बात? डिसेलरेशन और रिटार्डिंग कंडीशन। रिटार्डिंग मतलब ऐसा xt कर्व पैराबोला ही है लेकिन वो उल्टा कटोरी है। इसका मतलब माइनस टी का स्क्वायर के प्रोपोर्शन है। इसका मतलब एक्सेलरेशन मस्ट बी नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन जब भी नेगेटिव हो तो xt कर्व कैसा बनेगा दोस्तों? उल्टा कटोरी। समझ में आता है क्या आपको? अरे हाँ या ना? तो दिस इज हाउ इट लुक्स। फिर उसके बाद दोस्तों एक और कंडीशन देखो, एक और कंडीशन है ना। देखिए यहाँ पर एक और कंडीशन कैसी है कि मान लो कि कभी ऐसा दिया हुआ है xt कर्व, है ना। ये ग्राफ दोस्तों कब बनेगा? जब इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्या बात समझ में आता है आपको? इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। स्टिल आपको ये देख के समझ में आ गया है कि दिस ग्राफ इज नथिंग बट x इज प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर। बट इस केस में डायरेक्ट ये नहीं है दैट ये इक्वेशन उस कंडीशन के लिए होगा
जब अपन बात करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, मतलब x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये कंडीशन कुछ ऐसी दिखेगी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो उल्टा कटोरी माइनस एक्स की तरफ है वी कटोरी, बट यहाँ पर क्यों ऐसा है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। समझ में आई बात? अच्छा, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें देखो यहाँ पर कोई इंटरसेप्ट वगैरह है ही नहीं और इसमें कुछ कुछ है ना। तो ये ग्राफ कैसी सिचुएशन है, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो देखो यहाँ पर एक्स टी कर्व से यहाँ पर ने सीखा पार्टिकल रेस्ट पे है तो पोजीशन चेंज नहीं होगा। एक्स टी कर्व का जो स्लोप है ना, एक्स टी कर्व का स्लोप है वो वेलोसिटी बताता है, स्लोप यदि कांस्टेंट है, यदि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्स टी कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में दोस्तों पैराबोला बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? पैराबोला। अब उल्टा कटोरा सीधा कटोरा बनेगा, वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या बात समझ में आता है आपको? ये देख लो आप एक बार। ठीक है, अभी इसमें भी क्वेश्चंस करेंगे खूब सारा, तो फिर बहुत मजा आएगा, है ना। अभी तो आप चिंता मत करो। फिर अपन दोस्तों नेक्स्ट आते हैं वीटी कर्व पे। किस पे? है ना, नेक्स्ट अपन आते हैं दोस्तों वीटी कर्व पे। आओ फटाफट इस चीज को समझो। वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ पहली कंडीशन दोस्तों अपन ले लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, पहले सिर्फ रेस्ट पे ले लेते हैं। अबे तो रेस्ट है तो वेलोसिटी जीरो होगा पार्टिकल का, तो रेस्ट पे तो क्या ही दिखेगा यार, कुछ दिखेगा ही नहीं। मतलब वीटी ग्राफ अपन बना रहे हैं तो वेलोसिटी विल रिमेन जीरो फॉरएवर। क्लियर है, क्योंकि रेस्ट पर है। दूसरा सिचुएशन है दोस्तों यूनिफॉर्म मोशन। क्या है दोस्तों? यूनिफॉर्म मोशन। दैट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भी ग्राफ बिल्कुल सिंपल हो जाता है। वीटी वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, जो भी वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी वी नॉट और लेट से कुछ भी ले लो आप, है ना, दैट वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। सीधा समझ में आ रहा है। फिर तीसरा है दोस्तों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, समझ में आई बात? तो बताओ वी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बीच में वी और टी के बीच में क्या रिलेशन है? तो यार दोस्तों अपन को पता है कि जब अपन वीटी ग्राफ बनाएंगे, अभी बता के आऊं, जब वीटी ग्राफ बनाएंगे तो वीटी ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन है ना, और वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट है। इसका मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब यदि ये थीटा है तो टेन थीटा जो है ये स्लोप है, और स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन विच इज कांस्टेंट है इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आता है क्या? अच्छा, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में दोस्तों हमको पता है कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर वैलिड है। समझ में आई बात? इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर वैलिड है, और इक्वेशन ऑफ मोशन यदि यहाँ पर वैलिड है तो हमको इनके बीच में एक और रिलेशन पता है, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अरे हाँ या ना? तो यदि इनिशियल वेलोसिटी यदि जीरो हुआ तो इंटरसेप्ट जीरो, तो ऐसा कैसा ग्राफ बन जाएगा, और यदि इंटरसेप्ट जीरो नहीं हुआ तो दोस्तों वी टी कर्व कैसा बनेगा? वी टी कर्व विल लुक लाइक दिस, और ये जो इंटरसेप्ट वाला वैल्यू है दैट इंटरसेप्ट वाला वैल्यू विल बी u। समझ में आता है बात? और ये जो यहाँ थीटा है दैट टेन थीटा विल बी एक्सेलरेशन। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फिर ऐसा मान लो कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दे दिया गया। क्या दे दिया गया दोस्तों? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आपको दे दिया गया, है ना। जैसे अपन चौथा कंडीशन लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब क्या दोस्तों? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट है। इसका मतलब लेट से एक्सेलरेशन जो है वो है अल्फा टी, है ना। अब देखो एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर, एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, है कि नहीं? अरे हाँ या ना? सो एक्सेलरेशन जो है इट इज अल्फा टी, मान लो कांस्टेंट नहीं है। तो इन केस बताओ वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो वी नीड इक्वेशन टू ड्रॉ ग्राफ। तो हाउ यू गोना फाइंड आउट इक्वेशन और रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी? यू नो इट वेरी वेल, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ा दिए। तो बताओ एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv बाई dt इज इक्वल टू अल्फा टी। अरे हाँ या ना? तो dv इज इक्वल टू अल्फा टी डॉट dt का इंटीग्रल। क्या ये बात समझ में आता है? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर बाई टू। तो क्या बताओ मेरे को, इससे आपको ये साबित होता है कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर।
तो अब इस केस में यदि मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करूँ दोस्तों, है ना, वेलोसिटी और किसके बीच में, टाइम ग्राफ, है ना, अपन को वीटी ग्राफ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बताओ इस केस में कैसा बनेगा दोस्तों, पैराबोला। और किसकी तरफ, वी की तरफ मूव करता हो पैराबोला। समझ में आई बात, अरे हाँ या ना। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, हालांकि ये रिलेशन तो मैंने हाइपोथेटिकली रिलेशन, और भी टी स्क्वायर का रिलेशन भी हो सकता है एक्सेलरेशन का, तो यहाँ पर वी प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब हो जाएगा। अरे समझ में आता है कि नहीं यार, है ना। सो लाइक दैट यहाँ पर ग्राफ कुछ भी बन सकता है। तो आपको याद क्या रखना है, आप कहते हैं रेस्ट कंडीशन में वेलोसिटी जीरो, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, सॉरी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वीटी ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन, तो स्लोप विल रिमेन कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन। अरे हाँ या ना। इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना हो तो इंटरसेप्ट आ जाएगा। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ग्राफ कैसे भी बन सकता है, वो तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा इक्वेशन, ठीक है। एंड अल्टीमेटली सबसे लास्ट में हमें फाइंड आउट करना है, देखो हमें फाइंड आउट करना है एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, है ना। तो मुझे बताओ सबसे पहले रेस्ट कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है उस केस में भी एक्सेलरेशन जीरो। फिर अपन आते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन कब की बात करते हैं, अपन बात करते हैं नंबर वन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जिसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना रहा है, दैट विल कम कांस्टेंट। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अरे हाँ या ना। अब दोस्तों दूसरा चीज है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यार नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन टाइम का प्रोपोर्शन हो सकता है, उसका स्क्वायर का प्रोपोर्शन, टाइम की पावर n का प्रोपोर्शन, तो जो भी इनके बीच का रिलेशन है वैसा एटी ग्राफ बन जाएगा यार। समझ में आता है कि नहीं आता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओगे तो मान लो कि रिलेशन आपको गिवन है कि टी स्क्वायर है, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, पैराबोला। समझ में आई बात। मान लो जस्ट प्रोपोर्शन है तो जस्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं आप, वेरी नाइस। तो एक्सेलरेशन टाइप ग्राफ आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि अभी अभी अपन ने क्या क्या देखा। जो याद रखने योग्य बातें हैं, सबसे पहले एक्सटी ग्राफ। दोस्तों एक्सटी ग्राफ मुझे बताओ, एक्सटी ग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि यदि रेस्ट है तो वेलोसिटी वो पोजीशन कांस्टेंट है, फिर यदि यूनिफॉर्म मोशन है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा विद कांस्टेंट स्लोप। फिर यदि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो पैराबोला बनेगा, और उल्टा या सीधा वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन पे। यदि रिटार्डिंग कंडीशन है तो फिर उल्टा बनेगा। समझ में आता है बात। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यदि रेस्ट पर है तो वेलोसिटी जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं मतलब यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन बनेगा। फिर दूसरा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और वीटी ग्राफ में वीटी ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन बताता है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट मतलब एक सीधा लाइन बनेगा। समझ में आता है बात। इनिशियल वेलोसिटी यदि जीरो नहीं हुई तो इंटरसेप्ट आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी के हिसाब से। क्या बात समझ में आता है। फिर दोस्तों एक्सेलरेशन ग्राफ तो बहुत ही सिंपल है। अब दोस्तों ये चीज़ें सारी समझ में आ गई हैं आपको, तो अब बारी है कुछ फटाफट से कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कर डालने की। ठीक है, चलो तो फटाफट से क्वेश्चंस पर आ जाओ। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। बेसिक ग्राफ्स मैंने बता दी, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी मैंने इनसाइट दे दिया आपको। फिर मैंने दोस्तों वापस से आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में ग्राफ का क्या रिलेशन है वो भी एक बार मेंशन कर दिया। फिर इस चैप्टर में वेलोसिटी टाइम और इनके बीच में क्या रिलेशन, एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन, और इंस्टेंटेनियस डेरिवेटिव मतलब इंस्टेंटेनियस स्लोप और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। क्या बात समझ में आता है। फिर दोस्तों मैंने आपको बता दिया सारे एक्सटी, वीटी, एटी सारे अलग अलग कंडीशन में ग्राफ बना के बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चंस की बारी। तो फटाफट दोस्तों पहला क्वेश्चन रीड किया जाए। करो भाई साहब, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमेशा अंडरलाइन करके रीड करना है। गिवन ग्राफ, फॉर द गिवन ग्राफ चेक द साइन ऑफ वेलोसिटी फॉर पॉइंट ए बी सी डी। मुझे बताओ ग्राफ किसका है, पहली बात तो ये देखना है ग्राफ किसका, एक्स टी ग्राफ है। एक्स टी ग्राफ में हमें वेलोसिटी देखना है, तो बेसिकली एक्स टी ग्राफ का क्या वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, है ना। और हम जब भी कर्व होता है स्लोप कैसे बनाते हैं दोस्तों, स्लोप हम बनाते हैं एक उस पर टेंजेंट डाल के। तो ए पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे तो ऐसा आएगा, थोड़ा टेढ़ा बन गया, ऐसा ऐसा, ठीक है। बी पॉइंट पर डालेंगे तो ऐसा, सी पॉइंट पर डालेंगे तो ऐसा, डी पॉइंट पर डालेंगे तो ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो मुझे बताओ ए पॉइंट की मैं बात करूं
तो ए पॉइंट पर स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। अरे हाँ या ना, मुझे बताओ। ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल, तो भाई मैक्सिमम हो जाएगा ये। बी पॉइंट की बात करूं तो स्लोप दोस्तों जीरो, क्योंकि देखो एंगल जीरो है, बी पॉइंट पर टेंजेंट डाला। सी पर जो है स्लोप दोस्तों नेगेटिव है, डी पर वापस से जीरो है, फिर ई पर जो है दोस्तों वो है पॉजिटिव, है ना। और जो एफ है दोस्तों, एफ पर कैसा है दोस्तों, वापस से जीरो। समझ में आई बात। तो वेलोसिटी ए बी सी डी ई पॉइंट पर अपन ने स्लोप के आधार पर बता दिया कि वेलोसिटी का साइन क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। तो देखो वेलोसिटी हमें चेक करना है एक्सटी ग्राफ में, तो हम क्या करेंगे, हमने जस्ट वेरी सिंपली स्लोप देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर गिवन वीटी ग्राफ गिवन है, हाँ ध्यान से, साइन चेक द साइन ऑफ एक्सेलरेशन एट ऑल द पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन कि हमें एक्सेलरेशन का साइन देखना है। दूसरा चीज कमेंट अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी फॉर ए टू, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। इन सारे कंडीशन में हमें क्या करना है दोस्तों, स्पीड और वेलोसिटी दोनों पे कमेंट करना है, वो साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। समझ में आई बात। तो नंबर 1 आप पॉज कर लो वीडियो को और खुद से करने की कोशिश करो, नहीं है तो फिर अपन इसका सोल्यूशन देखते हैं। नंबर 1 में बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन। तो मुझे बताओ वीटी कर्व का एक्सेलरेशन अपन डीवी बाई डी टी के हिसाब से स्लोप आ जाएगा। तो मुझे बताओ ए पॉइंट पर स्लोप देखो ऐसा आएगा, बी पॉइंट पर स्लोप ऐसा, सी पॉइंट पर स्लोप ऐसा, डी पॉइंट पर स्लोप ऐसा और ई पर स्लोप ऐसा। तो एक्सेलरेशन की मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन दोस्तों यदि मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन ए पॉइंट पर जो है वो नेगेटिव, बी पॉइंट पर जीरो, सी पॉइंट पर पॉजिटिव, फिर डी पॉइंट पर जो है जीरो, ई पॉइंट पर नेगेटिव। क्या बात समझ में आता है? ये किसकी बात चल रही है दोस्तों? ये बात चल रही है अपनी एक्सेलरेशन की। अब अपन आते हैं जरा स्पीड पर, है ना। मेरी बात ध्यान से देखना अपन, है ना। अपन बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में और यहां पर बात करेंगे स्पीड के बारे में, है ना। 3 पॉइंट्स हैं अपने पास। सबसे पहले ए से बी जाते हुए, बी से सी जाते हुए, फिर सी से डी जाते हुए और फिर डी टू ई जाते हुए, डी टू ई जाते हुए। ध्यान से देखना, है ना। अपन ए से बी जा रहे हैं, तो बताओ वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। तो मुझे बताओ ए से बी जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में यार बढ़ने का मतलब क्या है, घटना बेसिकली। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग। समझ में आता है कि नहीं। यदि बोला जाए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड हो गया, स्पीड इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब मान लो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड -20 मीटर पर सेकंड, तो ऑब्वियसली नेगेटिव में मतलब अपन ने देखा जाए तो ओवरऑल कम हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मींस स्पीड, तो स्पीड इज नथिंग बट स्पीड जो है यहाँ पर दोस्तों इंक्रीज हो रहा है। क्या बात समझ में आता है? फिर बी टू सी की बात करें, बी टू सी की बात करें तो वेलोसिटी -20 से वापस जीरो की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट स्पीड इज डिक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है उसका, है ना। फिर अपन सी से डी की बात करें तो सी से डी पे देखो वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है और स्पीड भी, तो दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। फिर डी से ई की बात करें, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट की, तो वेलोसिटी कम हो रहा है और स्पीड भी कम हो रहा है। क्या बात समझ में आया? वेलोसिटी भी कम हो रहा है, स्पीड भी कम हो रहा है, तो दैट इज रिलेशन बिटवीन, ये मतलब वेलोसिटी, स्पीड, और यहाँ पर ग्राफ देख के समझ में आ गया हमें। एक्सेलरेशन कैसे पता चला हमें? एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या देख लिया? एक्सेलरेशन के लिए हमने जस्ट सिंपली स्लोप देख लिया। वीटी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, हम सबको पता है। तो बस ये अपन ने देख लिया, और साइन और बाकी वेलोसिटी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाओ फटाफट। एक्सटी ग्राफ ऑफ 2 पार्टिकल इज गिवन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। मुझे बताओ कि एक्सटी ग्राफ का सबसे पहले वेलोसिटी की मैं बात करूं, है ना, वेलोसिटी की बात करूं तो बताओ एक्सटी ग्राफ का वेलोसिटी, एक्सटी ग्राफ का क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप, और स्लोप मतलब tan थीटा। समझ में आई बात? और यदि tan थीटा मैं बात कर रहा हूं, यदि स्लोप कांस्टेंट हमें दिख रहा है स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है, नहीं होता तो dx बाय dt। समझ में आई बात? अब हमें क्या निकालना है दोस्तों? tan थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल निकालेंगे, है ना। तो ए पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो 10 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अरे समझ में आया नहीं? मतलब 1/√3, है ना। वेलोसिटी ऑफ बी पार्टिकल बताओ 15 डिग्री। अबे नहीं रहेगा, तो पूरा एक्स एक्सिस से ये देखना है, तो 30 + 15 जो है टोटल मिला के कितना हो गया दोस्तों? 45। तो दैट विल बी 10 45 मतलब 1। समझ में आता है क्या? तो वेलोसिटी फॉर बोथ दी पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 0। तो ये दोनों ही किसके एग्जांपल है? वीटी का। स्ट्रेट लाइन देख के समझ में आ रहा है यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आता है कि नहीं? यदि एक्सेलरेशन होता तो मतलब
और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता मान लो लेट से, तो फिर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है दोस्तों कि एक्सटी कर्व में पैराबोला, कटोरी दिखना। अरे हाँ या ना, जिसमें एक्स जो है टी के स्क्वायर का प्रोपोर्शन होने वाला है। क्या समझ में आता है क्या? वेरी नाइस। तो ये देखो आपको एक्स टी कर्व का वो मिल गया है ना, टेन थीटा। वो निकाल के अपन ने कभी वेलोसिटी दिया हुआ तो ऐसे निकालना। चलिए अगला सवाल, ये वापस से देखो अब अनेकता में एकता वाले सवाल आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ध्यान रहे ओरिजिन मतलब जो भी पार्टिकल का आप पोजिशन होने वाला है दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट, है ना? क्लियर है क्या? ओके। मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, बहुत बढ़िया। इट्स वीटी ग्राफ इज गिवन, बहुत बढ़िया। फाइंड आउट, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करना है कि बताइए मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 15 सेकंड्स, एक्सेलरेशन एट 7 सेकंड्स और एवरेज एक्सेलरेशन ओवर 15 सेकंड। सबसे पहला सवाल पूछा है कि भाई साहब हमें बताइए कि डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है ना? अब देखना ध्यान से, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है v और t ग्राफ, है ना? हमसे पूछा है डिस्टेंस। तो आप जरा ग्राफ को पहले एनालाइज करो। ग्राफ में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी देखो पहले 0 से स्टार्ट होकर 10 हो जाता है, फिर वेलोसिटी पहले बढ़ रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से, वीटी कर्व स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये 0 से लेके 5 सेकंड तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, फिर 5 से 10 तक वेलोसिटी कम होने लग गई, वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग। क्या बात समझ में आता है? वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग, इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? स्लोप नेगेटिव है वीटी कर्व का, स्ट्रेट लाइन है अभी भी बट स्लोप नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो गया। मतलब 5 सेकंड से 10वें सेकंड तक डिसलरेट हो रही है गाड़ी। इट्स लाइक एक गाड़ी मूव कर रही है और पहले वेलोसिटी बढ़ रही थी एक कांस्टेंट रेट से, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, फिर वेलोसिटी कम होने लग गई। क्लियर है? फिर 10 सेकंड पर आकर वेलोसिटी 0 हो गई है, वीटी ग्राफ है ना, तो वेलोसिटी 0 हो गई। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन स्टिल नेगेटिव और वेलोसिटी अब नेगेटिव में जाने लग गई। समझ में आती है क्या बात? और उसके बाद मतलब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या ये 10वां सेकंड तब है जब गाड़ी आगे मूव करते करते यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया, वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब गाड़ी रिवर्स में आने लग गई है। समझ में आई बात? गाड़ी क्या होने लग गया है दोस्तों? रिवर्स में आ गया। समझ में आई बात? गाड़ी जो है रिवर्स में आ गया। इसका मतलब यदि, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि यदि मैं 0 से लेके 10 सेकंड तक देखूं, 0 से लेके 10 सेकंड तक, तो गाड़ी एक दिशा में गई, मतलब सुनना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बढ़ रहे थे। लेकिन t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स के बाद में गाड़ी रिवर्स आ गई, तो डिस्टेंस जो है वो बढ़ता रहेगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है अब कम हो जाएगा। मेरी बात समझना, क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो जाएगा। अरे हाँ या ना? ये हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप की है। क्लियर है? अब हमें गिवन क्या है? वीटी कर्व। तो वीटी कर्व में क्या क्या होता है? वीटी कर्व में यदि स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, टाइम के पैरेलल यदि वेलोसिटी ग्राफ दिख रहा है, तो मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा कहीं भी नहीं। फिर वेलोसिटी यदि ऐसा स्ट्रेट लाइन है विद सम कांस्टेंट स्लोप, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फिर उसके बाद मतलब हम एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं? स्लोप से। वीटी कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन बताएगा और वीटी कर्व का एरिया अंडर द कर्व दोस्तों हमें चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट बताएगा। समझ में आती है बात? मतलब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमको पूछा गया है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बताइए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हम 0 से लेकर के 10 सेकंड तक, मेरी बात समझना, आपसे पूछा गया कि बताइए मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मैक्सिमम डिस्टेंस कि वो अपने ओरिजिन से मैक्सिमम कितनी दूर गया। तो मुझे बताओ कि t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे तो रुक गया था, फिर वापस आने लग गया, तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड तक जितना अभी डिस्टेंस वो चला, दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाय दैट पार्टिकल। अब वो कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर द कर्व, है ना? तो पहली चीज जो हमें निकालनी है दैट इज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? एरिया अंडर द कर्व, है ना? कहां से कहां? 0 से 10 सेकेंड्स तक, 0 से 10 सेकेंड्स तक का। तो एरिया अंडर द कर्व, देखो ट्राइंगल दिख रहा है बड़ा सा, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बताओ मेरे को? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 10, और हाइट कितना है? वो भी 10। क्लियर है? तो ये कट के 5 तो आ जाएगा 50 मीटर्स। तो 10 सेकेंड तक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया? दोनों एक ही डायरेक्शन में तो सेम ही रहेगा, वो है 50 मीटर। अरे हाँ या ना? अरे बोलो 10 सेकंड तक। फिर 10 सेकंड से 15 सेकंड तक
वेलोसिटी नेगेटिव में थी तो गाड़ी वापस आई, ये वाला डिस्टेंस क्लियर है। तो गाड़ी जब वापस आया तो फिर गाड़ी ने रिवर्स में कितना चला, रिवर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रिवर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो क्या हम ये वाला एरिया अंडर द कर्व निकाल दें? अरे समझ में आता है बात। तो ये बताओ कितना हो जाएगा ये वाला एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 10 to 15 सेकेंड्स के रिवर्स में कितना चला। तो बताओ हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 5 और हाइट कितना है 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 मीटर्स, ठीक है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, क्या पूछे दोस्तों, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, तो भाई पहले 50 गया और 25 वापस आया, तो 50 गया प्लस 25 वापस आया, टोटल हो जाएगा 75 मीटर्स। फिर आपसे कोई पूछे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसा टोटल वोटल होता नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होता है। आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट बताओगे तो 50 मीटर पहले आगे गया और 25 मीटर जो है वापस आया, तो टोटल कितना हो गया 25 मीटर। इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या बात समझ में आता है? तो ध्यान रखना कभी वीटी कर्व गिवन हो तो वीटी कर्व में दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव वाला एरिया रहता है उसमें से नेगेटिव वाले एरिया को माइनस कर दो तो वो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दे देगा, और दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। तो जो नेगेटिव वाला एरिया बेसिकली वो कुछ और नहीं, उतना डिस्टेंस है जो वो रिटर्न में आया, रिवर्स में आया। क्या बात समझ में आता है क्या, है ना। अच्छा, अब अपन से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 15 सेकंड, देखो निकाल ही लिया, है ना। अब आपसे पूछा है एक्सेलरेशन एट 7 सेकंड। अब मुझे बताओ 5 और 10 यहाँ कहीं आएगा, 7 सेकंड, 5 6 7, ये 7 सेकंड, मतलब आपसे इस पॉइंट पर पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए। अरे हाँ या ना। तो अब बताओ यार कि वीटी कर्व से एक्सेलरेशन कैसे निकालना है। तो वीटी कर्व से एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, वीटी कर्व से एक्सेलरेशन निकालते हैं स्लोप से, है ना। तो आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स, तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, स्लोप। क्लियर है ना। हमें क्या निकालना है दोस्तों, स्लोप। अब मुझे बताओ कि 5वें सेकंड से लेकर के 10वें सेकंड तक जितना भी ये जो स्लोप आपको नहीं लगता कांस्टेंट है, 5 सेकंड से 10 सेकंड तक यहाँ डिसेलरेट हो रही गाड़ी, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, मतलब स्लोप कांस्टेंट है। अब स्लोप हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, अपन निकालते हैं जो भी कर्व है वो एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बना रहा हूं, समझ में आई बात। एक्स एंगल से मान लो यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है तो हम क्या करेंगे, tan थीटा लिख देंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपको एक सरल तरीका बताया था कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से ले लो ना ये वाला एंगल जो भी है, ये एंगल मान लो अल्फा है, तो इस एंगल का -tan अल्फा कर दोगे तो भी स्लोप मिल जाएगा। मैंने बताया था कि प्लस एक्स एक्सिस से लोगे तो प्लस tan थीटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस से लोगे तो -tan थीटा आ जाएगा। तो हमें स्लोप निकालना है दोस्तों, यहाँ पर स्लोप क्या फाइंड आउट करना है। तो स्लोप बताओ क्या आ जाएगा दोस्तों, मेरे को tan अल्फा निकालना है बेसिकली। तो tan अल्फा, रुको tan अल्फा नहीं, -tan अल्फा, स्लोप विल बी क्या, विल बी -tan अल्फा। तो -tan अल्फा की बात करूं तो बताओ इस ट्राइंगल को देखो एक बार, इस ट्राइंगल को देखो, -tan अल्फा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये यहाँ से यहाँ तक ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से यहाँ तक बेस है ना। तो tan अल्फा विल बी परपेंडिकुलर मतलब 10 अपॉन बेस, बेस कितना है सिर्फ 5, 10 - 5, तो -10/5 मतलब -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। -2 मीटर पर सेकेंड क्या है दोस्तों, दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बिटवीन 5 to 10, जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, समझ में आती है बात। और वो किसी भी पॉइंट पर आप इंस्टेंट मतलब 5 6 सेकेंड, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक 15 तक जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही था, और कितना था -2 मीटर पर सेकेंड, स्लोप इज कांस्टेंट। क्लियर है। अब दोस्तों अगला सवाल हमसे पूछा कि एवरेज एक्सेलरेशन ओवर 15 सेकंड, अपन को यहां से लेके यहां तक टोटल एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन वो भी एवरेज वाला हम कैसे निकालते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, v2 - v1 बाय t2 - t1। तो मुझे बताओ चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी दोस्तों, -10। अरे हाँ या ना, फाइनल वेलोसिटी कितनी दोस्तों, -10, है ना। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी तो दोस्तों 0, है ना। तो -10 - 0 और टोटल टाइम कितना है 15, तो आ जाएगा -10/15 इज इक्वल टू -2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो कि इट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स। इनफैक्ट फ्रॉम 5 to 5 to लेके 15 सेकेंड तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन -2, और एवरेज एक्सेलरेशन शुरू से लेके लास्ट तक बात करें तो -2/3। समझ में आता है।
सो दिस इज द क्वेश्चन। देखो एक ही क्वेश्चन में मैंने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर डाले, है ना। तो आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो दैट विल बी 50 ओनली। जितना पॉजिटिव पॉजिटिव चला है, एक्स टी कर्व है तो एरिया अंडर द कर्व निकाल दो, आई मीन वी टी कर्व है तो एरिया अंडर द कर्व निकाल दोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। समझ में आता है आपको। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि रिवर्स में कितना है, नेगेटिव वाला भी निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया एज इट इज, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। और पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव माइनस कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन पूछ लिया तो पूरा ऊपर आगे से पीछे तक स्लोप निकाल के देख लो, स्लोप जो भी आएगा, है ना। और स्लोप निकालने का वो एंगल थीटा और उसका टेन अल्फा टेन थीटा निकालना है, माइनस एक्स रे तो माइनस टेन थीटा निकाल दो। समझ में आता है कि नहीं। फिर एवरेज निकालना है एक्सेलरेशन, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। क्या बात समझ में आता है। बहुत सिंपल है यार, आप देख पा रहे होगे कि भाई साहब चीज़ें उतनी टफ है नहीं, है ना। जितना खतरनाक अपने को दिखाया जाता है ऐसा लगता है बाप रे ओ माय गॉड ऐसा क्या, कुछ नहीं है रे। दिमाग लगाने का, पढ़ने का, चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखने का। क्लियर है। अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, तुमसे उम्मीद करता हूँ कि बन जाएगा। क्वेश्चन पूरा स्क्रीन पर है, पहले इसको अच्छे से पढ़ लो फिर सॉल्व करना, है ना। पहले आप करना आपको खुद को है, पहले बच्चों वीडियो पॉज कर लो, फटाफट क्वेश्चन डायग्राम बना लो और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखो। तो आओ फटाफट मैं सॉल्यूशन पार्ट पर आ जाता हूँ, है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी टी ग्राफ है, बहुत बढ़िया, वी और टी ग्राफ है। फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी ओवर 4 सेकेंड्स। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एवरेज वेलोसिटी निकालना है ना। फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। तो काम करते हैं, मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो वो पहला क्वेश्चन है अपने को, वी एवरेज निकालना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 सेकेंड्स तक। तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, मतलब चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, इजंट इट। तो हमें बेसिकली 0 से लेके 4 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अरे हाँ या ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देंगे तो एवरेज मिल जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही होता है कि नहीं होता है। अब वीटी कर्व में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। ये पूरा एरिया यहाँ से पूरा जो है यहाँ तक अपने को निकालना पड़ेगा और ये हमें क्या देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स। समझ में आता है। तो अब देखो कैसे निकालें। तो इसको करने के लिए ऐसा करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। ये वाला एक टुकड़ा है इधर से इधर तक, फिर इधर एक टुकड़ा है, फिर इधर एक ट्रेपेजियस है और फिर एक ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल, फिर एक स्क्वायर, फिर एक ट्रेपेजियस और फिर एक और ट्राइंगल। समझ में आता है कि नहीं। तो हमें इन सब का एरिया ऐड करना है। तो बताओ फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस कितना है 1 इंटू हाइट कितना है 10, ठीक है, प्लस दूसरा मेरे को बताओ सेकंड वाला स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक का 1 और उसका हाइट कितना है 10, है ना। तो कितना है, स्क्वायर नहीं है रेक्टेंगल है, मतलब 1 इंटू 10 प्लस ये जो ट्रेपेजियस है ये वाला, है ना। ये फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया, थर्ड एरिया, फोर्थ वाला एरिया। तो थर्ड जो है ये ट्रेपेजियस है। तो थर्ड वाला दोस्तों कैसे निकालेंगे, ट्रेपेजियस का एरिया क्या होता है, अरे हाफ इंटू क्या होता है, हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अरे क्लियर है ना। अबे सबको मालूम होना चाहिए यार, ट्रेपेजियस सब 10th क्लास पढ़ करके आए, वहां दोबारा चीजें नहीं बताऊंगा। ठीक है बता देता हूं, है ना। क्या होगा, ट्रेपेजियस का एरिया क्या होता है, सुनना ध्यान से, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो प्लस कर देंगे हाफ। ट्रेपेजियस में बताओ क्या ये वाला जो लेंथ है ये हाइट है, तो ये 1 के बराबर हो गया और मल्टीप्लाई विद पैरेलल साइड्स, तो ये एक साइड प्लस ये एक साइड, है ना। तो पैरेलल साइड का सम कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 दैट इज 30। तो 30 प्लस सबसे लास्ट वाला जो ट्राइंगल है फोर्थ वाला, दैट इज 1 हाफ इंटू 1 इंटू 20, है ना। हाफ इंटू 1 इंटू 20। अब इन सबको जोड़ दो तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 10। कितना हो जाएगा, 20 30 40 मीटर्स, है ना। 40 मीटर्स। ये आ गया क्या दोस्तों, टोटल 0 से लेके 4 सेकंड तक का जितना जितना डिस्प्लेसमेंट था, है ना, वो क्या आ गया 40। अब देख रहे हो वीटी कर्व है, कंडीशन यहाँ भी बदल गई। 4 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो गई, वेलोसिटी रिवर्स हो गई, मतलब गाड़ी उल्टा भागने लग गई। मतलब जो ये पॉजिटिव वाला एरिया है, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब इसको यदि कभी क्वेश्चन पूछे कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो भी क्या हो जाएगा ये 40 मीटर। लेकिन हम यहाँ निकाल क्या रहे थे दोस्तों, डेल्टा एक्स, तो दैट इज 40 और टाइम है 4, तो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या मिल गया, वी एवरेज। क्या बात समझ में आता है। दूसरा सवाल हमसे पूछा गया कि टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, है ना। तो अब दोस्तों देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड में क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया, माइनस नेगेटिव एरिया मतलब उतना रिटर्न आ गया। अब हमसे डिस्टेंस नहीं पूछा, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो बताओ क्या हो जाएगा,
टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वाला एरिया तो आ ही गया था 4 सेकंड तक का 40, माइनस इसमें बचा हुआ एरिया मतलब हाफ, ये ट्राइंगल ही है, बेस कितना है 2 का, और ये जो हाइट है दैट इज 20 का। समझ में आई बात? 2 से 2 कैंसिल, 40 में से 20 के मतलब 20 मीटर्स। ये क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना। अपन ने पॉजिटिव वाले एरिया में से नेगेटिव वाला एरिया माइनस कर दिया। फिर थर्ड चीज जो आस्क्ड है वो क्या है? टोटल डिस्टेंस। अबे तो डिस्टेंस मतलब पॉजिटिव वाला एरिया प्लस नेगेटिव वाला एरिया। पॉजिटिव 40, रुको पहले अपन से पूछा क्या है वो लिखना। हाँ चीज़ें सारी देखो, नोट्स अच्छे होने चाहिए है ना। आपसे पूछा गया है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहले 40 चला और जब रिटर्न आया तो 20 चला, तो टोटल कितना चला? 60 मीटर्स। क्लियर है? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा रहा है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड्स रे। अब आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है 3.5 सेकेंड्स, मतलब इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन पूछा है। तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन एक्सटी कर्व में कैसे पता लगाते हैं? एक्सटी कर्व dv बाय dt मतलब स्लोप। एक्सटी कर्व का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन देता है। अच्छा, हमें 2 से लेके 4 सेकंड तक, इनफैक्ट 5 सेकंड तक हमें ये तो पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट और वो भी नेगेटिव है। देखो स्लोप दिख रहा है ना नेगेटिव, अरे हाँ या ना, स्लोप ऐसा दिख रहा है, नहीं नेगेटिव दिख रहा है ना स्लोप यार। तो भाई स्लोप ये नेगेटिव दिख रहा है आपको, तो हमें निकालना है कि है कितना वो स्लोप। तो स्लोप के लिए ये वाला एंगल ले लो यार, ये वाला एंगल है ना। तो ये मतलब 3 से 4 तक यदि कांस्टेंट है स्लोप, तो भाई यहाँ से यहाँ तक का अपन को tan अल्फा निकाल देना है। तो चौथा सवाल जो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे मेहरबान कदरदान, दैट इज दी एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, और वो भी कहाँ पर? 3.5 सेकेंड्स। t इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड, दैट इज 10 माइनस tan अल्फा। माइनस 10 क्यों? क्योंकि अल्फा मैंने नेगेटिव एक्स से लिया है ना, इसीलिए। तो आप बताओ tan अल्फा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का ये हो जाएगा 0 से लेके 20 तक, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये पूरा 20 है ना। और बेस क्या है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 से 4, तो 1। तो क्या हो जाएगा? tan थीटा क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा मतलब 20/1 है कि 2 है? दैट इज 1 है ना। तो एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड्स है ना। इनफैक्ट 3 से लेके पूरा 5 सेकेंड तक का एक्सेलरेशन सेम है, नेगेटिव है। क्या बात समझ में आता है आपको? बहुत बढ़िया है ना। अब अपन आते हैं अगले सवाल पर। वो पूछा गया है कि एवरेज स्पीड ओवर 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड्स तक में एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है मुझे बताओ, बताओ फटाफट। एवरेज स्पीड मतलब होता है पता है क्या? एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था 60 लिख लिया था, और टाइम कितना लगा दोस्तों, कितना सेकेंड? 6 सेकेंड्स। तो दैट इज कितना हो गया मुझे बताओ? 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? एवरेज स्पीड। देखो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए आपको। क्या अपन ने पॉजिटिव डिस्टेंस, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दिया, टोटल डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाला पहला वाला, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज और ये सब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब किसी भी पॉइंट पर। स्लोप, स्लोप मतलब एंगल ले लो और उसका tan निकाल दो। समझ में आई बात? और एवरेज लेना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? परफेक्ट।